प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे, है ना। और उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो लेक्चर जितने भी हमने आपके लिए बनाए हैं उन सभी वीडियो लेक्चर्स का आप लाभ ले रहे होंगे और उनका भरपूर फायदा भी उठा रहे होंगे और आपने अपने जो आने वाले एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए नाउ अब वेक्टर कैलकुलस में आगे बढ़ते 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 हमने पिछली क्लास में जो है वो सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन को लगभग कंप्लीट किया था। वहाँ पे हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक क्वेश्चन को दो मेथड से भी पढ़ा था। नहीं देखा वो वीडियो लेक्चर तो जाके देखना, बहुत काम का वीडियो है, बिकॉज इस टॉपिक को समझने के लिए वो वीडियो भी देखना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो को प्रमोट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक आप अच्छे से समझ पाएँ, इसलिए अपना बेस मजबूत करें उस टॉपिक पे जाके। ओके, बिकॉज मैथमेटिक्स में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक जो होता है ना वो अपने प्रीवियस टॉपिक से कहीं ना कहीं पर लिंक होता है एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट। इसीलिए साइंस में कंटिन्यूटी या फिर रेगुलरिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर और आज का जो टॉपिक है वो है स्टोक्स थ्योरम। बेसिकली आज की क्लास में हम लोग स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट समझेंगे और उस स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। हम ये भी समझेंगे कि स्टोक्स थ्योरम से कैसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं और स्टोक्स थ्योरम कहाँ कहाँ काम आ सकती है। और ये जो थ्योरम है ये आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्स में, चाहे आईआईटी जैम हो या फिर गेट हो या फिर CSIR नेट हो, आपको ये हर जगह पर काम आने वाला एक थ्योरम है और इससे क्वेश्चन मिलते ही हैं बच्चों। दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ अब स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द स्टोक थ्योरम, है ना। स्टोक थ्योरम, राइट। चलो आओ। सो स्टोक थ्योरम ये कहता है कि यदि आपके पास में C एक कंटिन्यूस, जिसे कहें कि एक कंटिन्यूस तो नहीं कहेंगे, आपके पास में C जो है वो एक क्लोज्ड कर्व है। दिस इज व्हाट, दिस इज क्लोज्ड कर्व, है ना, क्लोज्ड कर्व। और इस C क्लोज्ड, अगर ये क्लोज्ड है तो इस C से बाउंडेड एक सरफेस है, बाउंडेड सरफेस। वो बाउंडेड सरफेस कौन है? वो बाउंडेड सरफेस S है। तो एक क्लोज्ड कर्व है, सपोज दैट कि एक सर्कल, सपोज दैट एक ट्राइंगल, सपोज दैट एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर। तो क्लोज्ड कर्व अगर बनेगा और इस कर्व का डायरेक्शन कैसा रहेगा? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, राइट। तो दिस इज क्लोज्ड कर्व। अब अगर ये क्लोज्ड कर्व रहेगा तो इससे बाउंडेड क्या होगा? एक सरफेस जरूर होगा। ये सरफेस रहा, ये सरफेस, ठीक है ना। तो क्लोज्ड कर्व और उससे बाउंडेड एक क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, मतलब एक सरफेस, ठीक, बाउंडेड सरफेस। नाउ इन दो चीजों के बाद में दिस इज वन, नाउ द टू इज f। आपके पास में एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल भी है एंड कंटिन्यूअस भी है। खैर कंटिन्यूअस, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस हो गई होगा, तो इट्स अ कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ऐसी स्थिति में देन अगर आप इस f का लाइन इंटीग्रेशन करेंगे C के अलोंग तो ये बराबर होगा सरफेस इंटीग्रल ओवर S, अबाउट S या ओवर S, कर्ल ऑफ f डॉट n कैप ds, where n cap is normal unit vector to surface S when direction of C is anti-clockwise, right। तो C का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो उस केस में जो राइट हैंड स्क्रू लॉ है, मतलब आप उसको इस तरह से घुमा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो
ऊपर के डायरेक्शन की ओर एन कैप का डायरेक्शन रहेगा। बिकॉज भाई सरफेस जो है वो तो कुछ भी हो सकती है ना भाई, जैसे ये मोबाइल है, ये भी एक सरफेस है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि सरफेस में आप इंटीग्रेशन जब कर रहे हो तो उस सरफेस पर जो आउटवर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर है वो कहाँ पर होगा। तो इफ यू आर टेकिंग दैट सरफेस तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगा। तो उस केस में अगर स्क्रू को आप ऐसे ऐसे घुमाओगे तो वो बाहर की ओर आएगा। इट मीन्स दैट कि इस सरफेस पर अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो टेक द डायरेक्शन ऑफ द सी इज एंटी क्लॉकवाइज, देन द आउटवर्ड एंड कैप इज दिस वन, इस तरह से बाहर की ओर होगा। लेकिन अगर आप इस तरफ से कर रहे हो, इस सरफेस पे कर रहे हो, पीछे वाली सरफेस पे, देन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज दिस वन एंड द दिस। ओके राइट। बेसिकली अगर प्लेन है कोई तो आप किस तरफ से देख रहे हो, प्लेन के किस हिस्से को ले रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट बच्चों 3D में, ठीक है। और उसी से डायरेक्शन डिसाइड होता है। तो कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा ना तो वहां पे हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जिस सरफेस पे आपको इंटीग्रेशन कर रहा है उसमें सी का डायरेक्शन क्या है और उस सी के डायरेक्शन से फिर एन कैप का डायरेक्शन क्या बनेगा। बिकॉज अगर आपके पास में कोऑर्डिनेट प्लेन है ना, और वहां पर आपको एक बाउंडेड सरफेस मिल रही है तो उस केस में जो एन कैप है वो आई कैप हो सकता है, जे कैप हो सकता है, के कैप हो सकता है, माइनस आई, माइनस जे, माइनस के कैप, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा विद्यार्थियों। क्लियर है? तो विद्यार्थियों दिस इज द स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम ये कहता है कि भाई किसी क्लोज्ड कर्व सी के अलोंग लाइन इंटीग्रेशन बराबर होता है उस क्लोज्ड कर्व से बाउंडेड जो सरफेस होता है उस सरफेस पर कर्ल एफ के सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर। मतलब जो भी एफ है उसका लाइन इंटीग्रेशन बराबर होता है कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस। दिस इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल एफ, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है, ये काफी यूजफुल भी है। ये काफी यूजफुल भी है। कैसे? आप इस स्टोक्स थ्योरम की मदद से लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन रिलेशनशिप टू लाइन एंड सरफेस इंटीग्रेशन। कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि भाई इनमें से कौन सा जो थ्योरम है वो लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। सो दैट इज स्टोक्स थ्योरम। नंबर 2, आप स्टोक्स थ्योरम की मदद से विद्यार्थियों अगर केवल लाइन इंटीग्रल दिया हुआ है और आपको लगता है कि ये लाइन इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ है तो आप इस लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू को इस सरफेस इंटीग्रेशन की मदद से भी निकाल सकते हो। मतलब ये ना निकाल के आप ये निकाल लोगे तो अपने आप इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि दोनों ही स्टोक्स थ्योरम से बराबर होते हैं, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि जो लाइन इंटीग्रेशन होते हैं वो काफी लेंथी होते हैं। ओके, मतलब जैसे कि आपको किसी स्क्वायर के ऊपर करना है लाइन इंटीग्रेशन, तो वो स्क्वायर में 4 सरफेसेस हैं, लेकिन उसी में अगर आप सरफेस इंटीग्रेशन कर दोगे इस पूरी सरफेस पे तो ये बहुत आसानी से इवैल्यूएट हो जाएगा। जबकि यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन में आपको 4 लाइन इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 ऐसे। तो 4 लाइन इंटीग्रेशन करने की जगह एक सरफेस इंटीग्रेशन कर दो, दैट्स ऑल, इट्स वेरी इजी। तो इस तरह से लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू सरफेस इंटीग्रेशन की मदद से निकाली जा सकती है। और कई बार सरफेस इंटीग्रेशन अगर वो इस फॉर्म में है तो आप उसकी वैल्यू को, अगर ये टफ काम है तो आप उसकी वैल्यू को लाइन इंटीग्रेशन की मदद से भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर रहनी चाहिए कि लाइन इंटीग्रेशन में सी कहाँ पर है और सरफेस इंटीग्रेशन में एस कहाँ पर है। रिपीट कि इस मोबाइल की जो बाउंड्री है वो सी है और इसके बीच का जो हिस्सा है वो है एस। सो आपके दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि वेयर इज द एस, वेयर इज द सी। क्लियर है? सो ये तो हो गया विद्यार्थियों कॉन्सेप्ट किसका, स्टोक्स थ्योरम का। अब आ जाते हैं हम लोग स्टोक्स थ्योरम के क्वेश्चंस के ऊपर, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टोक्स थ्योरम के क्वेश्चंस को समझ लें और उनको फिर प्रैक्टिस भी कर लें, ठीक है ना। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपसे कहता है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। मतलब कि वेरीफाई करने का मतलब है कि आपको लाइन इंटीग्रेशन भी करना है और सरफेस इंटीग्रेशन भी करना है विद्यार्थी।
So verify Stokes theorem for f is equals to x square plus y square I cap minus 2xy j cap taken round the rectangle bounded by x is equals to plus minus a, y is equals to 0 and y is equals to b. It means that कि आपको verify करना है Stokes theorem, this is f, और आपको जो कर्व है वो बेसिकली एक रेक्टेंगल, वो एक रेक्टेंगल है, c जो है वो एक रेक्टेंगल है और किससे बाउंडेड है, इन लाइन से बाउंडेड है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, y इज इक्वल टू b एंड y इज इक्वल टू 0. तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा विद्यार्थियों, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, फोटोग्राफ बनाना है. किसका, c का. सो हियर, सॉरी c का नहीं, हियर इज द ग्राफ ऑफ द सरफेस कर्व c एंड द सरफेस s. वो विजुलाइज होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि भाई है कहाँ पर, कैसा है, तभी तो आगे काम कर पाओगे. सो दिस इज द रेक्टेंगल बच्चों, है ना. ये हो गया आपका x इज इक्वल टू माइनस ए, x इज इक्वल टू प्लस ए, y इज इक्वल टू 0, दिस इज y इज इक्वल टू 0 विद्यार्थियों. बेसिकली ये y इज इक्वल टू, कहाँ जा रहा है भाई, कहीं मत जाओ, यहीं पे रहो. ये y इज इक्वल टू b 0 है बच्चों, ये y इज इक्वल टू b है, और ये आपका x इज इक्वल टू a लाइन है, और ये आपकी x इज इक्वल टू a, मतलब दिस इज माइनस ए एंड दिस इज प्लस ए, और ये बीच में y एक्सिस है. सो बच्चों ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस a0, इसके होंगे a0, इसके होंगे ab, बिकॉज ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो y इज इक्वल टू b है, तो दिस इज ab एंड दिस इज माइनस ab. ठीक, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द कर्व एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस में जो n कैप है वो इस डायरेक्शन में होगा. तो ये आपका x एक्सिस है, नेगेटिव एक्सिस, ये y एक्सिस है, ठीक है ना. तो उस केस में क्या कहते हैं, इस तरफ जो होगा विद्यार्थियों, इस तरफ ये पॉजिटिव z एक्सिस होगा. व्हाट इज n कैप इज विथ पॉजिटिव z एक्सिस. तो पॉजिटिव z एक्सिस के लिए n कैप क्या हो जाएगा, k कैप हो जाएगा, बिकॉज z एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है वो k कैप होता है विद्यार्थियों. ठीक, तो ये हो जाएगा आपका k कैप. ठीक, सो x y, ठीक है, ओके, तो k कैप, पॉजिटिव k कैप. नाउ ये तो हो गया ग्राफ. अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो कर्व C है वो 4 पार्ट से मिलकर बना है. ये C1 इसको ले लिया है, ठीक है, C2 इसको ले लिया है, C3 इसको ले लिया है, C4 इसको ले लिया है. जो C1 है, C1 पर कांस्टेंट कौन है, B. C1 पे कांस्टेंट कौन है, B. और यहां से लेके यहां तक के लिए आपको कितना चलना पड़ता है x में, a से लेकर माइनस a तक. यहां पर अगर आएंगे तो यहां पर ये क्या है, ये x इज इक्वल टू माइनस a है, और यहाँ पर dx की वैल्यू निकालने के लिए जाओगे तो ये 0 हो जाएगी, और y की वैल्यू b से लेके 0 तक जाती है. ये वाली लाइन है क्या, ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से dy बराबर क्या आ जाएगा, 0. 0 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. और x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस a से प्लस a तक. इस C4 लाइन पर कौन कांस्टेंट है, x इज इक्वल टू a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और y जो है वो 0 से लेके b तक जाएगा. तो लाइन इंटीग्रेशन करने के लिए 4 इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे. तो पहले भाई, क्योंकि वेरीफाई करने को कहा है, तो पहले लाइन इंटीग्रेशन करेंगे. तो नाउ वी हैव, सबसे पहले इसमें तो वैसे डायरेक्ट क्या कहते हैं, f डॉट डी आर लिख दिया आपको, लेकिन सबसे पहले लिखना चाहिए वी हैव f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy j कैप डॉट dr इज इक्वल टू dxi प्लस dyj, ये होता है, और प्लस dz भी होता है 3D में, तो k कैप. ठीक है, नाउ सो f डॉट dr निकाला उसने, तो दिस इज f, एंड dr में केवल क्योंकि यहाँ k नहीं है तो इसने dxi प्लस dyj लिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा. ठीक है, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन अलोंग c f डॉट dr इज इक्वल टू, यहाँ पर c1 के अलोंग, c2 के अलोंग, C3 के अलोंग और C4 के अलोंग. तो कुल मिला के 4 लाइन इंटीग्रेशंस करने के बाद में जो मेन इंटीग्रेशन है अलोंग कर्व C, वो हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी. नाउ एक एक करके हम लोग चारों के चारों लाइन इंटीग्रेशंस को कैलकुलेट करेंगे विद्यार्थी, और इन इंटीग्रेशंस को कैलकुलेट करने के लिए वही I1 I2 I3 I4 कर दिया है. नाउ द I1 है ना, I1 के ऊपर आ जाते हैं. एंड व्हाट इज I1, I1 है C1 के अलोंग. I1 किसके अलोंग है, C1 के अलोंग है. तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, look at this, where is the C1, C1 कौन है, C1 ये है. तो अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं,
पहले आपको समझा देता हूँ क्या। यहाँ पर आने के बाद में इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, मतलब ये I1 I2 I3 I4 है ना, एक तरह से। अब नाउ ध्यान दीजिएगा ऑन C1, C1 पे क्या है बच्चों, C1 पे कांस्टेंट कौन है, y इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब dy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड x इज इक्वल टू कहाँ से शुरू होता है, a से माइनस a तक, x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू माइनस a, तो ये तो ऑन C1 हो गया। अब ऑन C2 क्या होगा बच्चों, ऑन C2 होगा, ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर C2, कांस्टेंट कौन है, x इज इक्वल टू माइनस a, x इज इक्वल टू माइनस a है, तो dx बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। एंड व्हाट इज y, y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, b से लेके 0 तक, एंड y इज इक्वल टू b टू y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ऑन C3, तो ऑन C3, where is the C3, this is the C3, कांस्टेंट कौन है, y इज इक्वल टू 0, तो C3 पर y की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब dy बराबर भी कितना हो जाएगा, dy बराबर भी 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू 0, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x माइनस a से प्लस a तक है, एंड x इज इक्वल टू माइनस a टू प्लस a, बेसिकली ये लिमिट है बच्चों, x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू माइनस a तक, ठीक है। x is equals to a से x is equals to minus a से plus a तक। Now what is C4 on C4? तो C4 पे क्या है बच्चों, x की वैल्यू है कितनी, प्लस a, तो x is equals to आ जाएगा प्लस a, तो इसका मतलब ये हो गया कि dx is equals to हो जाएगा 0, एंड y is equals to 0 to y is equals to b, ठीक है ना, y is equals to 0 to y is equals to b। तो ये तो हो गई बच्चों इस लाइन इंटीग्रेशन के हर कर्व की कैरेक्टरिस्टिक, और उस कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेसिकली y x कैसे बिहेव कर रहे हैं, कौन फिक्स है, कौन वेरी कर रहा है, ये हमने निकाल लिया। तो वास्तव में ये जो चीज़ें निकली है ना, ये लिमिट्स हैं उस पर्टिकुलर C1 C2 C3 पर, कि भाई आप कैसे निकालोगे जो वैल्यू है किसकी, लिमिट्स की, वो यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है हमने। अब बारी बारी से चारों इंटीग्रल्स को इवैल्यूएट करते हैं, तो आइए जरा देखो, जैसे यहाँ पर ये देखो, जैसे यहाँ पर सबसे पहले I1 किसके अलोंग है, I1 है बच्चों C1 के अलोंग, ये C1, तो C1 के अलोंग जो है वो आपने ये f डॉट डी आर लिख लिया, दिस इज व्हाट, दिस इज योर f डॉट डी आर, तो f डॉट डी आर लिख लिया। अब C1 पर क्या है बच्चों, C1 पे y की वैल्यू b है और dy की वैल्यू 0 है, dy की वैल्यू 0 है, और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, a से माइनस a तक। तो ये देखो यहाँ पर एक लिमिट जो आ गई a से माइनस a, और y की जगह पर b आ गया, और dy बराबर 0 आ गया, तो ये खत्म यहाँ पे। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट्स लगा दीजिए, तो इंटीग्रेट कर दोगे x के रिस्पेक्ट में क्योंकि ये तो 0 हो गया, और लिमिट लगा दोगे तो यू विल गेट माइनस 2/3a³ प्लस 2b² a, तो ये I1 की वैल्यू आ गई। अब I2 की वैल्यू निकालते हैं, तो I2 मतलब C2, तो C2 पर क्या हो रहा है बेसिकली विद्यार्थियों, dx बराबर 0 है, तो C2 पर dx बराबर 0, यहाँ पे C2 लिखो, C2, तो देखो ये तो हो गया f डॉट डी आर बेसिकली, है ना। अब dx 0 है तो ये dx के कारण पूरा का पूरा 0 हो गया, ये देखो मल्टीप्लाई में 0 लिख दिया, और यहाँ पर x की जगह पर कितना आ जाएगा, C2 पर x की वैल्यू माइनस a है, तो यहाँ पर x की जगह पर माइनस a आ गया, ये y dy, और y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है C2 पे, b से 0 तक, तो लिमिट आ जाएगी b से 0। इसे इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों, ये वाला पार्ट तो खत्म ही हो गया, हटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y dy का इंटीग्रेशन y²/2, लिमिट रख दोगे b से 0, तो अपर लिमिट पे 0, और b पर हो जाएगा क्या कहते हैं आपके पास में माइनस b²/2, तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल होकर अल्टीमेटली माइनस ab² आ जाएगा। ठीक, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं पे कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो और मैं उसको ना पकड़ पाऊँ, तो आप वीडियो लेक्चर के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि ये गलती हुई है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम फ्लो में चले जा रहे हैं
और अपना ध्यान ही नहीं है कि भाई ये एक छोटी सी प्लस माइनस की गलती यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, नाउ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो I3 किसके अलोंग हो रहा है? C3 के अलोंग। और C3 क्या है विद्यार्थियों? C3 बेसिकली x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0, तो dy 0 हो जाएगा। और x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? और x जा रहा है कहाँ से कहाँ तक? x जा रहा है -a से +a तक, C3 पे ऊपर लिखा है, देख लेना। तो ये dx आप सॉरी y0 dy 0, तो भैया ये 0 हो गया खत्म, y 0 हो गया खत्म, x² dx बचा, और लिमिट है -a से +a तक। इसको इंटीग्रेट करेंगे विद्यार्थियों तो x³ 3 आएगा, लिमिट लगाएंगे माइनस अपर लिमिट लगाएंगे तो a³ 3 आएगा, माइनस लगा के फिर लोअर लिमिट लगाएंगे तो -a³ 3 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 2a³ 3 आ जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाना तो आता होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि लॉलीपॉप है, और अगर इतना भी नहीं आता तो यार फिर तो 12वीं में जाके थोड़ा पढ़ना पड़ेगा फिर से। ठीक है, यस। नाउ आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, ये वैल्यू आ गई, I4 को कैलकुलेट करते हैं। तो I4 मीन्स व्हाट? y एक्सिस के पैरेलल, I4 पर x की वैल्यू a है तो dx 0 हो जाएगा, और y कहाँ से कहाँ तक आएगा? 0 से b तक। तो भाई f.dr में f.dr मीन्स व्हाट? f.dr मतलब ये x² + y² plus y² dx minus 2xy dy, दिस इज योर f.dr बच्चों। तो इस f.dr की जो वैल्यू है उसमें आप x बराबर a लिखिए और dx 0, तो dx के 0 होने से ये पूरा टर्म खत्म, और x बराबर a लिखने से ये -2ay dy ये आ जाएगा। और लिमिट कितनी आएगी बच्चों? लिमिट आएगी 0 से b, तो ये C4 के अलोंग हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लिमिट 0 से b आ जाएगी, और dx 0 हो जाएगा तो केवल -2ay dy बचेगा, ये आ गया। ठीक है ना, थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, आप चाहो तो लाइन थोड़ा बढ़ा लेना है ना, क्योंकि ये जो भी हमने कंटेंट प्रिपेयर करा है ये कुछ रेफरेंस बुक से करा है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, है ना, क्योंकि हर चीज़ मैं देख नहीं पाता हूँ कि भाई यहाँ पे ये चीज़ आना चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ आना चाहिए, कई बार ऐसा हो जाता है। तो दैट्स वाई वो मैं फिर पढ़ाते समय लिख देता हूँ, तो फिर जो भी हमारा कंटेंट राइटर है वो लिख देता है कि यार यहाँ पे ये चीज़ भी लिखनी है, सर ने लिखवाई है। तो ठीक है, नाउ -2ay dy C4, एंड देन इसको इंटीग्रेट करेंगे, -2a को बाहर करेंगे, y dy का इंटीग्रेशन y²/2, लिमिट लगाएंगे तो b²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज -ab²। तो ये आपके पास में आ जाएगा किसकी वैल्यू? I4 की वैल्यू, जो कि C4 के अलोंग किया गया था। अब इस I4 की वैल्यू की मदद से चारों के चारों इंटीग्रेशंस को आप ऐड कर दीजिएगा, तो आपके पास इंटीग्रेशन C f.dr की वैल्यू हो जाएगी। चारों को ऐड कर देंगे विद्यार्थियों, आ जाएगा -4ab²। ये हो गया व्हाट? ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, किसकी? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टोक थ्योरम की। ठीक है ना, ये स्टोक थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड हुआ है। लेकिन हमें तो क्या करना है? हमें तो अभी राइट साइड में भी करना है। ठीक है ना, तो राइट साइड में भी अगर करना है हम लोगों को, तो हमारे पास में आ जाएगा व्हाट? हम लोगों को राइट साइड मतलब क्या? सरफेस इंटीग्रेशन। तो हमें कर्ल ऑफ f.n और ds, ये s, तो दिस कर्ल ऑफ f.n ds ये हम लोगों को करना है। तो बेसिकली कर्ल f पहले निकाल लेते हैं, तो दिस इज कर्ल ऑफ f ijk del/del x del/del y, ये x² + y² -2xy 0। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे बच्चों, अपने पास में -4y किया जाएगा। सो दिस इज योर कर्ल f। और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिस प्लेन पर हमारा वो था, रेक्टेंगल था बेसिकली, वो xy प्लेन था, दिस इज xy प्लेन। तो xy प्लेन पे क्या हुआ बच्चों? इस xy प्लेन पे ये जो सरफेस बन रही है c किससे बंधी हुई, उससे परपेंडिकुलर यूनिट नॉर्मल वेक्टर कौन होगा? k कैप। तो इसीलिए इस सरफेस के लिए n कैप की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? k कैप हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर n कैप भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, n कैप आ गया, कर्ल f आ गया -4y। सो n कैप डॉट कर्ल f निकाल लिया। तो n कैप डॉट कर्ल f निकाला विद्यार्थियों, तो हमारे पास में कितना आया? हमारे पास में आ गया डायरेक्ट -4y। तो अब हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं। दिस इज नॉट a, दिस इज सरफेस इंटीग्रेशन। वैसे डबल इंटीग्रेशन लगा देना चाहिए, बुक में क्या होता है कई बार एक ही इंटीग्रेशन यूज करते हैं।
सो कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू, भाई ये जो एस है इस एस पर लिमिट क्या होंगी, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली लिखना चाहिए था अलग से, जैसे ये वाली लाइन लिख दी, इन दोनों के बीच में एक लाइन जोड़ देना आप लोग, है ना, क्या, ऑन सरफेस एस लिमिट्स ऑफ एक्स एंड वाई आर, है ना, एक्स और वाई की लिमिट्स क्या होंगी, x इज इक्वल्स टू माइनस ए टू एक्स इज इक्वल्स टू प्लस ए, y इज इक्वल्स टू 0 टू y इज इक्वल्स टू b। क्यों बच्चों, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो सरफेस था, जिस सरफेस पे हमें इंटीग्रेशन करना है वो बेसिकली इस टाइप का है ना। तो यहाँ पर माइनस ए से प्लस ए, ये x की वैल्यू वेरी कर रही है, और पूरा का पूरा जो s सरफेस है आपका, उस पूरी की पूरी सरफेस में x का वेरिएशन यहीं पे माइनस ए से प्लस है। अगर ये सरफेस ऐसी होती यूं तो उस केस में हम माइनस ए से प्लस ए एक्स की लिमिट नहीं ले पाते, लेकिन क्योंकि ये रेक्टेंगल है इसलिए माइनस ए से प्लस है। अब y कहां से कहां तक जा रहा है, y जा रहा है 0 से लेकर b तक, तो y की लिमिट 0 से b हो जाएगी, और पूरे के पूरी s में y 0 से b तक ही है। अगर ये ऐसा होता यहाँ पे यूं होता, तो उस केस में फिर हम 0 से b नहीं ले पाते। मतलब हमारी जो लिमिट्स हैं वो मिलकर एक रेक्टेंगल बना देना चाहिए, तो वो लिमिट वेरीफाई होती हैं उस पर्टिकुलर सरफेस के लिए। वास्तव में किसी भी सरफेस इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स होती हैं वो अपने आप में सरफेस को वेरीफाई करती हैं, मतलब कि लिमिट्स से सरफेस जनरेट होनी चाहिए, तभी वो किसी सरफेस इंटीग्रल की लिमिट्स बन सकती हैं, अदरवाइज नहीं बन सकती हैं, या फिर आपने सही सही निकाली है, ठीक है ना। तो ये हो गई लिमिट्स बच्चों, आपने लिमिट्स लगा दी, एंड दिस इज योर 4y के डॉट 4y आ गया था, ये माइनस 4y dx dy है ना, ds की वैल्यू, ठीक, एंड ds इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx dy। ये इस लाइन के और इस लाइन के बीच में यहां पे लिखना ये पूरी कहानी, ठीक है ना, क्योंकि आप xy प्लेन पे कर रहे हो, ये चाहो तो लिख देना ऑन xy प्लेन। कई सारी चीजें बच्चों छूटी रहती हैं बुक में, लिखते नहीं, लिखना चाहिए ऑन xy प्लेन, क्योंकि xy प्लेन पर है हम लोग, इसलिए वहां पे ds की जो वैल्यू है वो dx dy हो जाएगी। ये हम लोगों ने कई सारे जो सरफेस इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस किए थे उसमें किया भी था। तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये हमारे पास में सारी ds की वैल्यू लिमिट्स आ गई, हमने यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि दोनों ही लिमिट कांस्टेंट है तो आप किसी के भी रिस्पेक्ट में पहले कर सकते हैं। हमने -4 को बाहर करा, y के रिस्पेक्ट में करा, y² लिमिट लगा दी 0 से b, क्योंकि ये y की लिमिट है ना। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ये x इज इक्वल्स टू a और ये y इज इक्वल्स टू 0 टू b। सो y² 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, -2b² आ जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट पे 0, ये x को dx को इंटीग्रेट करोगे x आ जाएगा, माइनस ए से प्लस से लिमिट आ जाएगी, तो माइनस ए से प्लस से 2a हो जाएगा, 2a ऐड हो मल्टीप्लाई होके -4ab² हो जाएगा। तो ये आ गई बच्चों सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यू, और लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू भी आपके पास में कितनी, -4ab² आई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई कर दिया, आपने लाइन इंटीग्रेशन को सॉल्व करा, आपने सरफेस इंटीग्रेशन को सॉल्व करा, दोनों की वैल्यू निकाली और आपके पास में रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से बच्चों लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन आपने यहाँ पे सॉल्व किया। मतलब स्टोक थ्योरम में, अब स्टोक थ्योरम को वेरीफाई करने में आप दो क्वेश्चंस करते हो, लाइन इंटीग्रेशन और एक सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया है, कौन, फ्रॉम 1 and 2 वी वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, दैट्स ऑल, ठीक है। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं कि ये एक क्वेश्चन विद स्टोक्स थ्योरम के एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो आप वहाँ पर जो हेल्प चैट है वहाँ पर जाके अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। कुछ पेड कोर्सेज भी हैं, आप चाहो तो उनका आनंद भी ले सकते हो, अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हो। हम स्टोक्स थ्योरम का एक वीडियो लेक्चर और बनाएंगे लगभग 20 से 30 मिनट का, और उसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा स्लो हूँ पढ़ाने के मामले में, ठीक है ना, लेकिन प्रयास करता हूँ कि जो भी पढ़ाऊँ आप लोगों को ग्राउंड लेवल से पढ़ाऊँ, बिल्कुल लेमैन की तरह पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि भाई जैसा मुझे समझ में आता है मैं वैसे ही समझूँ, सिंपल सी बात है। तो इसलिए स्लो हूँ, एक ही क्वेश्चन में समय ज़्यादा लग जाता है, तो कई बार आपका पेशेंस जवाब दे जाता होगा, लेकिन अगर कुछ सीखना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा,
जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, खूब सारी पढ़ाई करिए, अपने बड़ों का सम्मान करते रहिए, छोटे बच्चों को प्यार देते रहिए और हमेशा अपने राष्ट्र के लिए अच्छा अच्छा सोचते रहिए, तो राष्ट्र भी तरक्की करेगा और आप भी। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।